तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबका विवेक रंजन। मैं आप सबका फिर से एक बार और जबरदस्त स्वागत करता हूं लाइव स्मिथ के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जो कि पावर्ड है चाणक्य क्लासेज के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बाबू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इसके डिफरेंट सेशंस कंप्लीट कर लिए हुए थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स की बात कर ली हुई थी। ठीक, जैसे हमने इसके जस्ट प्रीवियस सेक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें हमने अपने इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखा था। तो आज मैं आप सबों के सामने इस चैप्टर का नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक, ठीक है, स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हम लोग सीखेंगे इस सेशन में। ये जो वीडियो लेक्चर होगा बाबू, आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोग इसमें इंडिया के बाकी बचे हुए जो फिजिकल फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, जो अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें एक बार मैं जस्ट आपको फटाक से रिकॉल कर देता हूं कि हमने हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ लिया था, जो कि पहला आपको लैंडफॉर्म है इंडिया का। इसके बाद हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अपने अगले लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको था पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, आज हम लोग अपना नया लैंडफॉर्म कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहां तक की स्टडी हम लोगों ने कर ली हुई है। ठीक है, जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हम लोग इंडिया में देखते हैं, उसमें से हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, उनके क्या क्या अलग अलग एक्सपेक्ट्स हैं, क्या क्या डिफरेंट उनसे जो रिलेटेड जानकारियां हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने फिगर और ग्राफिक्स की मदद से देख लिया हुआ है। अब हम लोग अभी के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे अपना एक नया लैंडफॉर्म, जिसका नाम है आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू। के बाद अब हम लोग देखेंगे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अगर हम बात करें ना बाबू, तो ये जो घाट्स हैं, ये इसी के पार्ट हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इनको हम लोग अलग करके पढ़ेंगे और इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आपको नया टॉपिक, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक, तो अगर इन दोनों के बारे में मैं बात करूं तो बोलेंगे ये कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, जो बेसिकली दो डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, एक आपको सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा वाला जो है वो डेक्कन प्लेट्यू। तो इसका जो बाउंड्री लाइन बनता है, आप घाट किसको कहते हैं? किसी भी एक लैंडफॉर्म का किनारा, जैसे आप जनरली नदी के किनारे वाले इलाके को घाट कहते हो। ठीक, आप छठ मनाते हो, आप कहते हो कि हमें घाट पे जाना है। यानी जनरली हम लोग देखते क्या है कि छठ मनाने के लिए हम लोग डिफरेंट वाटर बॉडीज के किनारे जाते हैं, और वहां पे जो जमीन वाला इलाका मौजूद होता है, वहीं पे वो सेलिब्रेट करने का काम करते हैं, और उसको क्या कहते हैं? घाट। यानी किसी भी लैंडफॉर्म का किनारे वाला इलाका। ठीक, तो अगर हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का बाउंड्री लाइन जो है वो घाट कहलाते हैं। वेस्टर्न साइड में जो बाउंड्री लाइन मिलेगा उसको वेस्टर्न घाट कहेंगे, और ईस्टर्न साइड में जो बाउंड्री लाइन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट कहते हैं। अगर मैं यहाँ रफ स्केच के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये देखोगे, ये वाला पोर्शन जो है ये आपको सेंट्रल आइलैंड हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये आपको डेक्कन प्लेट्यू वाला इलाका हो गया। अब इसी का ये जो बाउंड्री लाइन वाला इलाका है ना दोनों तरफ, इसको आप कहते हो ईस्टर्न घाट, और इसको आप कहते हो वेस्टर्न घाट। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम लोगों को डिफरेंट एक्सपेक्ट्स की जानकारी लेनी है। देखिए, तो अगर हम बोले कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के, या फिर यूं कहिए डेक्कन प्लेट्यू के
ईस्टर्न और वेस्टर्न एजेज का निर्माण करते हैं। यानी वेस्टर्न किनारे पे वेस्टर्न घाट मिलता है और ईस्टर्न किनारे पे ईस्टर्न घाट हमें देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट जो है ना वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। ये वेस्टर्न कोस्ट वाला इलाका है, यानी समुद्र के ठीक बगल में मिलेगा उसको कोस्ट कहोगे, और प्लेट्यू के ठीक बगल में जो मिलेगा उसको कहोगे आप घाट। यानी यहां आपको ये समुद्री इलाका, उसके बगल में ये कोस्ट, और फिर कोस्ट के बगल में आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट, और फिर मिलेगा आपको डेक्कन प्लेट्यू। उसी तरह इधर आते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल का इलाका, फिर ये आपको ईस्टर्न कोस्ट, फिर ये ईस्टर्न घाट, और फिर ये आपको डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्री। समझ में आया? तो इस तरह से ये मतलब हमारे लिए, ठीक है, वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल होते हैं। ठीक, ये जो ईस्टर्न घाट बनते हैं इनको हम लोग फिगर के मदद से और अगले स्लाइड में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहां हम लोग इसके फैक्ट्स को समझ रहे हैं। ठीक, तो वेस्टर्न घाट जो है ना वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, यानी इनके अंदर में जो आपको ये रेंजेस देखने को मिलेंगे ये कंटिन्यूअस रेंजेस यहां पे बनते हैं। अगर आपको इस इलाके से पार करके प्लेट्यू रीजन में जाना होगा तो पहाड़ों के पासिज से होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इनके बीच में जगह खाली है ही नहीं। ठीक है, तो वहीं बोले हैं कि ये कंटिन्यूअस रेंजेज होते हैं और ये पासेज के द्वारा ही जो दर्रे बनते हैं, ठीक है, उन दर्रों के मदद से ही होकर के हम लोग इन घाट को पार करके प्लेट्यू रीजन में अंदर जा सकते हैं या फिर प्लेट्यू रीजन से कोस्टल इलाके में आ सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो होते हैं ना वो ईस्टर्न घाट की तुलना में, ये ईस्टर्न घाट हो गया और ये वेस्टर्न घाट हो गया, तो वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई होती है वो ईस्टर्न घाट की तुलना में ज्यादा होती है। यानी वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन रेंजेज आपको देखने को मिलेंगे वो ईस्टर्न घाट के रेंजेज से ज्यादा ऊंचे होते हैं। ठीक, अगर आप वेस्टर्न घाट के इलाकों के एलिवेशन को देखो तो आपको एवरेज हाइट मिलेगा 900 से 1600 मीटर के बीच। वहीं अगर आप ईस्टर्न घाट के एलिवेशन को देखोगे तो ये मिलेगा आपको 600 मीटर का एवरेज हाइट। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन रेंजेज होते हैं उनका एवरेज हाइट क्या होता है, एवरेज एल्टीट्यूड क्या होता है, तो फ्रॉम 900 टू 1600 मीटर, वेयर एज इन द ईस्टर्न घाट द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन रेंजेज इज 600 मीटर्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है ना वो आप देखोगे ईस्टर्न घाट यहां महानदी बेसिन से लेकर के, ठीक है, और ये नीलगिरी हिल्स तक, यहां पे आपको नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो महानदी बेसिन से लेके नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में ये वाला घाट ईस्टर्न घाट जो है वो स्ट्रेच करता है, फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे ईस्टर्न घाट जो है ना ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। वेस्टर्न घाट के बारे में हमने देखा था कि ये कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक, लेकिन आप देखेंगे ईस्टर्न घाट को जब तो ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, एंड इर्रेगुलर, ये इर्रेगुलर शेप में बने हुए होते हैं। ठीक है, और इनके साथ एक और बड़ी बात होती है कि इधर से निकलने वाली नदियां, जितनी भी वेस्ट साइड से निकलने वाली नदियां होती हैं ये ईस्टर्न घाट को इजीली काट करके बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। यानी ईस्टर्न घाट के बारे में अगर हम देखें तो ये भारत के ईस्टर्न इलाके में महानदी बेसिन से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्ट्रेच करता हुआ एक डेक्कन प्लेट्यू का किनारा है जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक, और साथ ही साथ ये इर्रेगुलर होता है। ठीक, बहुत सारी वेस्ट पार्ट से निकलने वाली नदियां इनको काट करके बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। ठीक, ये नदियां बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती हैं। वेस्टर्न घाट जो होते हैं ना बाबू वो भारत के वेस्टर्न कोस्टल इलाके में ओरियोग्राफिक रेन कॉज करने का काम करते हैं। यानी भारत में जब मानसूनी हवाएं एंटर करती हैं तो ये हवाएं वेस्टर्न घाट वाले इलाके में आने पर पहाड़ी रेंजेस के ऊपर जाती हैं और ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस करके, ठीक, कंडेंसेशन का प्रोसेस काम करता है और ये कंडेंसेशन जो होता है वो बादल बनाता है और बादल के साइज जब बड़े हो जाते हैं तो इन इलाके में ओरियोग्राफिक रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट के जो रेंजेस हैं वो ओरियोग्राफिक रेन में भी अपनी मदद करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? अब देखेंगे हम लोग अगर लोकल भाषा के आधार पर देखें तो लोकल लैंग्वेजेस के आधार पर लोकल जगहों पर वेस्टर्न घाट को अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये नाम लोकल नाम होते हैं। ठीक, तो ये
ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के डिफरेंट फैक्ट्स थे, इनको हम एक फिगर के माध्यम से भी जबरदस्त तरीके से समझने की बात करेंगे। अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट का जो हाइट होता है वो नॉर्थ से साउथ जाने पर, यानी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये वाला हाइट, ठीक है, इंक्रीज करता है। यानी नॉर्थ से साउथ जाने पर जैसे जैसे साउथ इलाके में आप बढ़ते जाएंगे तो इन रेंजेज का हाइट जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द नॉर्थ रेंजेज। यानी वेस्टर्न पार्ट के इलाके में अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट में, ठीक है, नॉर्दर्न इलाके में जो रेंजेज होते हैं वो कम ऊंचे होते हैं और साउदर्न इलाके में जो रेंजेज होते हैं वो ज्यादा ऊंचे होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन होता है अनाईमुदी, जिसका हाइट है 2695 मीटर्स, और इसके जस्ट बाद मिलता है दोदा बेटा जिसकी हाइट है 2637 मीटर्स। यानी 2695 मीटर आपको मिलेगा किसकी हाइट, अनाईमुदी की, जो कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और इसके बाद वाली जो ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, इसका हाइट आपको 2637 मीटर्स आपको देखने मिलेंगी। वहीं अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट में यहां पे सबसे ऊंचा इसका माउंटेन रेंज मिलता है, पर्वत चोटी मिलती है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, आप कहोगे अनाईमुदी, 2695 मीटर्स, 2695 मीटर्स अनाईमुदी। और वहीं ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो आपको मिलेगा महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स, 1501 मीटर्स। ठीक, उसके अलावा महेंद्रगिरी के अलावा भी आप देखेंगे ईस्टर्न घाट में सेवराय की पहाड़ियां हैं और जाविदी हिल्स भी पाई जाती हैं। ये आपको साउथ ईस्ट रीजन्स में ये दोनों पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कैसे क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे इनका बनावट है, किस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। चलिए एक फिगर के माध्यम से भी हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए ये जो इंडिया का मैप आपको दिख रहा है इधर, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, ये जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है यही इसी का जो बाउंड्री लाइन हमको बन रहा है, ये वाला चीज, ये यहां से लेके यहां तक आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा। और ये वाले जो इलाके बन रहे हैं देखिए ये एकदम कंटिन्यूअस रेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा था, लेकिन यहां देखो यहां डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये वाला हो गया आपको वेस्टर्न घाट का इलाका और ये हो गया आपको ईस्टर्न घाट का इलाका। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसमें अलग अलग माउंटेन रेंजेस को भी बनाया गया है। तो ये तो आपको नॉर्दर्न पार्ट का माउंटेन रेंज है, ये वाला जो रीजन है ये अरावली रेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये वाले जो माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल रहे हैं इनको विंध्या रेंज, हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड वाले पोर्शन में पढ़ा भी था कि ये विंध्या रेंज, ये आपको मिलेगा सतपुरा रेंज, इन्हीं के बीच में ये नर्मदा नदी बहती है। फिर आपको मिलेगा ये वाला जो माउंटेन रेंज देखने को मिल रहा है, ये माउंटेन रेंज मिलेगा आपको महादेव हिल्स, महादेव की पहाड़ियां हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा मैकाल हिल्स, ये मैकाल हिल्स। फिर ये 6 नंबर पे जो ये पोर्शन बना हुआ है इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, और 7 नंबर पे ये जो पोर्शन बना हुआ है इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं वहां आपको तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती हैं, नीलगिरी हिल्स मिलती हैं। ठीक, इधर आपको पाल घाट के रेंजेस मिलते हैं कर्नाटका में। फिर आप देखोगे थाल घाट और भोर घाट आपको महाराष्ट्र वाले इलाके में मिलते हैं। ये सभी वेस्टर्न घाट के रेंजेस हैं। जबकि आप इधर आते हैं तो यहाँ आपको महेंद्रगिरी की पहाड़ियां मिलेंगी, इधर आपको सेवराय और जाविदी हिल्स भी देखने को मिल सकती है। आगे बात समझ में। तो ये फिगर जो है वो एक जबरदस्त तरीके से डिपिक्ट करता है भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को। चलिए, तो हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले लैंडफॉर्म की तरफ, और अगला लैंडफॉर्म आपको मिलेगा इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग बाबू अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत में जो सबसे वेस्टर्न वाला इलाका है, ठीक है, यानी राजस्थान चलते हैं, सबसे वेस्टर्न मोस्ट राज्य भारत का राजस्थान है। और राजस्थान में भी, पहले मैं आपको फिगर दिखा दूं फिर समझाऊं। ठीक, देखिए ये वाला जो इलाका है ये पूरा का पूरा आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। अगर इस पोर्शन को हम थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे लाते हैं इस फॉर्म में,
तो ये जितने डॉटेड वाले पोर्शन दिख रहे हैं ये आपको भारत के थार डेजर्ट्स हैं और इन्हीं को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बात समझ में। तो डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है बाबू जहां पे सारी चीजें एक्सट्रीम होती हैं, ठीक है, यानी सॉरी हार्श कंडीशंस पाए जाते हैं। यहाँ बारिश कम होगी, यहाँ पे वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ लोग काफी कम संख्या में रहते हैं, कारण है कि वहां पे रहने लायक फेवरेबल कंडीशंस मौजूद है ही नहीं, दैट्स वाई लोग वहां रहना पसंद नहीं करते। ठीक, काफी ज्यादा गर्मी भी रहती है और चारों तरफ जहां देखो वहां सैंड के इलाके देखने को मिलते हैं। तो वही लैंडफॉर्म जहां पे एकदम हार्श कंडीशन रहता है जीवन से रिलेटेड, उसी को हम लोग डेजर्ट कहते हैं। और भारत के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में अगर हम मैप पे देखें, ठीक है, तो मैप पे अगर हम देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये वाला जो इलाका है इसी को हम लोग भारत का थार डेजर्ट कहते हैं, यानी एकदम से वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड ये इलाका रहता है। ठीक, आगे बात समझ में। देख सकते हैं यहाँ का वेजिटेशन, काफी स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये सैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन इलाकों में वेजिटेशन स्पार्स रहेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी और साथ ही साथ क्लाइमेट अरीड रहेगा। ठीक, मिट्टी यहाँ की रेतीली रहेगी या सैंडी सोइल रहेगी। तो इस इलाके को डेजर्ट कहते हैं। हमारे भारत में ये इलाका राजस्थान के वेस्टर्न साइड में पाया जाता है, इसका नाम थार डेजर्ट है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। इंडियन डेजर्ट के बारे में देखेंगे हम लोग कि भारत का जो इंडियन डेजर्ट है ये आपको अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है। अरावली हिल्स राजस्थान में है, यानी राजस्थान राज्य के वेस्टर्न मार्जिन पे जो डेजर्ट वाला इलाका पाया जाता है उसी को हम लोग द इंडियन डेजर्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन इलाका है जो सैंड ड्यून से घिरा हुआ रहता है। अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं ये देखेंगे। सैंड ड्यून्स जब रेगिस्तानी इलाकों में या डेजर्ट इलाकों में जब तेज गति से हवाएं बहती है, जो कि बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है, तो जो बालू होते हैं वो हवा के साथ उड़ के जाके किसी एक जगह पे जमा होने लगते हैं और वो जमा होकर के हिल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उन्हीं हिल्स को हम लोग सैंड ड्यून्स का नाम दे देते हैं। ड्यून्स मतलब छोटी पहाड़ी, ठीक है, चूंकि ये बालू का बना है, सैंड का बना है, इसीलिए इनको सैंड ड्यून्स का नाम दे देते हैं। ठीक, इन इलाके में काफी कम बारिश होती है। मैंने पहले ही बताया कि वैसे इलाके डेजर्ट कहलाते हैं जहां बारिश एकदम कम रहता है, एकदम नाम मात्र की बारिश होती है। देख सकते हैं आप 150 mm की बारिश, यानी अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर की बारिश हमें देखने को मिलती है डेजर्ट वाले इलाके में। ठीक, क्लाइमेट कैसा रहेगा? अरीड क्लाइमेट रहेगा। मैंने कहा कि यहाँ का क्लाइमेट अरीड रहता है, वेजिटेशन स्पार्स रहता है या लो वेजिटेशन रहता है। ठीक, रेनी सीजन का जब टाइम आता है तो इन रेगिस्तानी इलाकों में स्ट्रीम्स अपीयर होते हैं जल्दी ही, लेकिन अपीयर तो होते हैं रेनी सीजन में कुछ टाइम के लिए, लेकिन जल्दी ही जैसे ही रेनी सीजन खत्म ये डिसअपीयर होने लगते हैं, यानी कहां पे? बालुओं में, रेत में ये गायब हो जाते हैं। ठीक, इनके पास इतना भी उचित मात्रा में पानी नहीं होता है कि ये समुद्र तक पहुंच जाए। लूनी एक ऐसी नदी है रेगिस्तानी इंडिया की, ठीक है, जो केवल आपको समुद्र तक पहुंचने का काम करती है, अरेबियन सी तक पहुंचने का काम करती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि थार डेजर्ट की एकमात्र नदी बताओ तो वो लूनी नदी है। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे बरचांस देखने को हमें मिलते हैं। बरचांस जो होते हैं उनको हम लोग क्रिसेंट शेप दून्स जो पाए जाते हैं, क्रिसेंट शेप दून्स, उन दून्स को बरचांस का लोकल नाम बरचांस होता है, बरचांस के रूप में जानते हैं। यहाँ इस फिगर में आपको ये क्रिसेंट शेप दून्स देखने को मिल रहे हैं। बालू आकर के और लगे कि ये क्रिसेंट शेप बना रहे हैं, इस तरह के शेप बना रहे हैं, तो इन दून्स को हम लोग बरचांस कहते हैं, क्रिसेंट शेप दून्स कहते हैं। और दूसरे और भी बालू के दून्स पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, जो लगता है कि एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन के रूप में डेवलप हुए पड़े हैं। इस फोटो को आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल दून्स कहते हैं। ठीक, तो ज्यादातर इलाके में, रेगिस्तानी इलाके के, थार डेजर्ट के ज्यादातर इलाके में आपको क्या मिलेंगे? बरचांस देखने को मिलेंगे, जबकि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री के पास जब आप रहते हैं
तो वहां आपको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को मिलते हैं, जबकि राजस्थान के थार डेजर्ट वाले इलाके में ज्यादा पोर्शन में आपको क्रिसेंट शेप के ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ये था हमारा इंडियन डेजर्ट टॉपिक। इंडियन डेजर्ट के बारे में हमने समझा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, मैंने ये फिगर एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं आपको कोस्टल प्लेन्स। ठीक, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि प्लेट्यू, घाट और प्लेन, फिर समुद्र। यानी देखो प्लेन्स दो तरीके के होते हैं। मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आपको बताया था कि एक ऐसा लैंडफॉर्म जो नदियों के द्वारा जिसका फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। और हम भारत में क्या देखते हैं कि समुद्र के किनारे भी समुद्री डिपोजिशन के चलते भी प्लेन्स का निर्माण हुआ है। तो इन प्लेन्स को हम लोग, इधर वाले जो प्लेन इलाके पाए जाते हैं, इन प्लेन्स इलाकों को क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। यानी द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ओशंस basically by the help of Arabian Sea and Bay of Bengal are known as coastal plains of India। यानी इनको हम लोग कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, पहले आपको मैं फिगर पे समझा दूं। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये वाला जो इलाका देखने को मिल रहा है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, देखोगे आप कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को दो बेसिकली पार्ट में बांटा गया है। यहां पे ऐसे दो नहीं, तीन होता है। तो मैं तीन को बताता हूं आपको, देखना। सबसे ऊपर आपको मिलेगा महाराष्ट्र और गोवा वाला जो प्लेन होता है। महाराष्ट्र और गोवा के बगल में जो समुद्री प्लेन बना हुआ है उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस कोस्ट के नाम से जानते हैं? कोंकण कोस्ट। ठीक, उसके बाद कर्नाटका के सामने जो कोस्ट बना हुआ है ना, उसका नाम होता है कन्नड़ कोस्ट। क्या होता है बाबू? कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, और इधर केरल के सामने जो कोस्ट बना हुआ है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। तो इस तरह से आप नाम याद करिए, नॉर्थ से साउथ, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। वेस्टर्न घाट में कई गो कोस्ट तीन पार्ट में बांटा गया उसको वर्टिकली। सबसे ऊपर यानी महाराष्ट्र और गोवा वाले पार्ट में कोंकण कोस्ट मिलेगा, कर्नाटका वाले पार्ट में कन्नड़ कोस्ट मिलेगा, और केरल के सटे हुए जो कोस्ट निर्माण होता है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह ईस्टर्न घाट में भी दो बेसिकली कोस्टल प्लेन्स का निर्माण हुआ है। ठीक, ये नॉर्दर्न पार्ट में जो कोस्टल प्लेन बना हुआ है इसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, और ये इसके ठीक साउथ में इधर वाले इलाके में, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से सटे हुए जो इलाके होते हैं उनको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि वेस्टर्न घाट में तीन कोस्ट बने, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। फिर ईस्टर्न घाट में हमने देखा नॉर्थ से साउथ, नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न सरकार बना और साउदर्न पार्ट में आपको कोरोमंडल कोस्ट बना। तो समुद्र के ठीक बगल में डेवलप्ड प्लेन्स इलाके को हम लोग कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। अब इंडियन कोस्टल प्लेन्स में क्या क्राइटेरिया है ये समझने की बात करते हैं। आप देखिएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। यानी भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है वो कोस्टल स्ट्रिप्स के द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अलोंग रन करता है। तो जो कोस्टल प्लेन अरेबियन सी के अलोंग रन करता है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल के अलोंग रन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपको उसको कहते हैं हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। मैंने बताया था ना, ठीक है, कि आप वेस्टर्न कोस्ट की बात करोगे, ये मान लीजिए आप वेस्टर्न घाट हो गया और ये आपको मान लीजिए अरेबियन सी हो गया। तो इसी बीच में ये जो पतली सी पट्टी पाई जाती है, ठीक, सैंडविच आप देखें, सैंडविच में क्या होता है? ऊपर से भी और नीचे से भी दो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसको बीच के अंदर में दबा दिया जाता है, तो बीच वाला पोर्शन जो है वो सैंडविच का पोर्शन रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे आप देखोगे, इधर मिलेगा वेस्टर्न घाट, इधर मिलेगा आपको क्या? अरेबियन सी, और इन दोनों के बीच में ये जो पतला सा स्ट्रिप पाया जाता है इसी को हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। फिर उसी तरह से
इधर आप देखो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में ये जो पतली पट्टी पाई जाती है इसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 3 गो सेक्शन होता है। पहला कोंकण कोस्ट जो मुंबई और गोवा में है, फिर सेंट्रल स्ट्रेच को हम लोग कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं, ये कर्नाटका के बगल में है, और साउदर्न स्ट्रेच को हम लोग मालाबार कोस्ट कहते हैं जो केरल के बगल में लोकेटेड है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात? आगे देखेंगे हम लोग। बे ऑफ बंगाल के अलोंग जो प्लेन्स पाए जाते हैं ये वाइड एंड लेबल प्लेन्स हैं, ठीक है, यानी ये इनकी चौड़ाई ज्यादा है और लेबल्ड है, एकदम फ्लैट सरफेस के रूप में डेवलप्ड है। इन नॉर्दर्न पार्ट में इसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, जबकि साउदर्न पार्ट में इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। अब नॉर्दर्न सरकार वाले इलाके में अगर आप आते हैं तो ये इसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन में। उड़ीसा के बगल में, उड़ीसा के अलोंग जो कोस्टल प्लेन है उसका उत्कल प्लेन भी स्थानीय नाम है, जबकि अगर हम लोग कंबाइंड करके बात करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला इलाका कंबाइंडली नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के सामने उत्कल प्लेन, उसका एक स्पेसिफिक नाम भी आप दे सकते हैं। ऐसे आप नॉर्दर्न सरकार याद रखो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसके नीचे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलोंग जो प्लेन पाया जाता है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, इन इलाकों में यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में काफी बड़ी नदियां सबसीड करती हैं या समुद्र में गिर जाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 4 नदियां जो है भारत के वेस्टर्न पार्ट से निकल करके बे ऑफ बंगाल में इन्हीं प्लेन्स के अलोंग गिर जाती हैं। ठीक, आई बात समझ में? और इन कोस्टल इलाके में ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाने का भी काम करती हैं। ठीक, चिलिका लेक जो है वो आपको ईस्टर्न कोस्ट का एक इंपॉर्टेंट लेक है। आ रही बात समझ में? तो ये इधर लेक्स का भी निर्माण होता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट लेक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जिसका नाम है चिलिका लेक। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आइलैंड ग्रुप्स। ये आपको सबसे लास्ट वाले फिजिकल फीचर्स हैं भारत के, इनको हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए देखेंगे कि आइलैंड्स बेसिकली 2 होते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने देखा कि घाट 2 गो थे, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट। कोस्टल प्लेन भी 2 तरह के बने, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक उसी तरह से भारत में दोनों बाउंड्री लाइन पे, ठीक है, दोनों तरफ आपको इधर वाले जो आइलैंड्स मिलेंगे इनको लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं, और इधर जो आइलैंड्स मिलते हैं इन आइलैंड्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? तो ये भी 2 ग्रुप्स में मौजूद हैं, एक इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में और एक इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। तो ईस्टर्न वाले को अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहते हैं और वेस्टर्न वाले को हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो दोनों को हम लोग ये टेबल वाइज समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, इधर आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स दिखेंगे, यहां आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है बाबू? अरेबियन सी में लोकेटेड है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी होता है। ठीक, ये काफी ज्यादा संख्या में स्कैटर्ड है। अगर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स में हम लोग आइलैंड्स की संख्या देखें तो 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पे जीवन पाया जाता है, बाकी टोटली अनइनहैबिटेड है। 36 टोटल और 10 पे जीवन। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ये इनलोगेटेड चेन के रूप में पाए जाते हैं और बे ऑफ बंगाल में स्थित है, यानी इनका जो विस्तार है वो कुछ ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं और इनमें आइलैंड्स की संख्या भी ज्यादा होती है। आप देखोगे तो 578 टोटल छोटे बड़े आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें से केवल 38 आइलैंड्स पे जीवन पाया जाता है, बाकी का बाकी अनइनहैबिटेड है, यानी वहां पे जीवन नहीं है। आगे बात समझ में? अब देखेंगे हम लोग कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना, ये कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनाए गए आइलैंड्स हैं। अब कोरल पॉलिप्स कैसे आइलैंड्स बनाते हैं ये आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। यानी लक्षद्वीप आइलैंड्स का निर्माण कोरल पॉलिप्स जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीव होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण कराया गया है। ठीक, आई बात समझ में? इन आइलैंड ग्रुप्स में यानी लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स में बेसिकली जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो हॉर्स शू शेप्ड
यानी घोड़े का जो शू बनता है वो कुछ इस शेप में होता है, देखना आप लोग, उसके पैर के हिसाब से बनाया जाता है, इस शेप में होता है, और इसी तरह के शेप में ये लक्षद्वीप आइलैंड्स का निर्माण हुआ है। ठीक, आप देखेंगे कि इट इज बिलीव दैट द आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में यह कहा जाता है कि इनका निर्माण सबमरीन यानी समुद्र में जो पहाड़ थे, जब वो धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगे, उनके वाटर लेवल नीचे जाने लगे, तो वो अब लैंड का फॉर्म बन चुके हैं, ठीक, जमीन का टुकड़ा बन चुके हैं जो आइलैंड्स के रूप में मौजूद हैं। आप आइलैंड्स कहते किसको हैं? ठीक, आइलैंड्स उस लैंडफॉर्म को कहते हैं जिसके चारों तरफ से पानी हो, एक ऐसा लैंडफॉर्म जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक, आइलैंड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं बाबू। एक आइलैंड्स होते हैं जो समुद्र के द्वारा बनाए गए होते हैं, यानी समुद्र जिसके चारों तरफ, जिस लैंडफॉर्म के चारों तरफ समुद्र का पानी मौजूद हो, उसको हम लोग आइलैंड्स कहते हैं। और जिस आइलैंड के चारों तरफ नदियों का पानी मौजूद होता है उसको रिवराइन आइलैंड कहते हैं। ठीक है, जैसे मांजुली आइलैंड अगर आप देखो, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मांजुली आइलैंड भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक, मांजुली अगर नहीं याद रहे तो मांजुली का याद रखना, भूल भुलैया वाली आपको अच्छे से याद रहेगा, मांजुली आइलैंड। ठीक है, वो रिवराइन आइलैंड है। और इन आइलैंड्स की जिनकी बात हम कर रहे हैं अपने टॉपिक में, ये आपको समुद्री आइलैंड्स है, ओशनिक आइलैंड्स है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। इन आइलैंड्स में फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। चूंकि इनका निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए हुआ है, तो फ्लोरा और फौना यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु इन इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक, इन इलाकों में भी यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी आपको फ्लोरा और फौना की काफी ज्यादा डायवर्सिटी देखने को मिलती है, जो हमारे देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक, इन आइलैंड्स को यानी हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो इन आइलैंड्स को हम लोग लक्काद्वीप आइलैंड्स या मिनी कोय या फिर अमन द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बैरन आइलैंड्स पाए जाते हैं जिनका ओरिजिन वोल्केनिक ओरिजिन है। आज भी भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो बैरन आइलैंड्स में मौजूद है, वहां हमेशा वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। आई बात समझ में? और इन इलाकों में, बैरन आइलैंड्स वाले इलाके में एकदम से इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, जब सबसे गर्म क्लाइमेट पाया जाता है, और इधर थिक फॉरेस्ट कवर भी मौजूद होता है, और यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो भी देखने को मिलता है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में मौजूद है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाबू कि लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है, इनमें कवारती आइलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है। लक्षद्वीप का कोई हेडक्वार्टर पूछे, राजधानी पूछे, तो आप क्या कहोगे? कवारती। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर कोई राजधानी पूछे या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आप कहोगे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेयर एज कवारती इज द हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। देखिए यहाँ मैप पे आपको दिखाया गया है, ये वाला जो इलाका है इसी को हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। ठीक, इनको और बोल्ड करके यहाँ पे देख सकते हैं आप, लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है, उसके बाद इस साइड जो आइलैंड्स दिखे गए काफी ज्यादा फैले हुए, ठीक, ये इसके ऊपर वाले जो ये पूरे के पूरे काफी विस्तारित आइलैंड्स हैं, इनमें छोटे छोटे बहुत ज्यादा संख्या में आइलैंड्स मौजूद है। मैंने आपको बताया 578 के अराउंड इसमें आइलैंड्स मौजूद हैं। तो ये आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यानी भारत के ईस्टर्न साइड में अंडमान निकोबार और भारत के वेस्टर्न साइड में आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स का हेडक्वार्टर कवारती में है, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का हेडक्वार्टर जो है वो पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कोरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे अभी अभी पढ़ाया कि कोरल्स के द्वारा लक्षद्वीप आइलैंड्स का निर्माण हुआ है, तो ये कैसे हुआ है ये देखेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि कोरल पॉलिप्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जीवन काल काफी छोटा होता है। तो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लाइफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन कॉलोनीज। ये कॉलोनी में रहने वाले जीव हैं, ठीक, यानी काफी ज्यादा संख्या में। देखिए ये सारे कोरल पॉलिप्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, और इन्हीं कोरल पॉलिप्स के डिकम्पोजिशन के चलते ये लैंडफॉर्म जो बना है, ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक सर्कुलर होगा और एक हॉर्स शू शेप का होगा। देखना जरा, इधर भी मैं बना देता हूं, ये आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा,
इधर आपको हॉर्स शू शेप का मिलेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये जो होते हैं वो शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स में फ्लरिश होते हैं, यानी इनका डेवलपमेंट वार्म वाटर में जहां कीचड़ नहीं हो वहां पे होता है। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट्स, इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलते हैं और इन्हीं के कैल्शियम कार्बोनेट के सीक्रेशन के चलते और उनके एस्केलेटन के चलते कोरल डिपॉजिट्स होते हैं और ये कोरल डिपॉजिट्स आगे चल के रीफ्स बनाने का काम करते हैं। ये सारे के सारे आपको रीफ्स देखने को मिल रहे हैं, ये रीफ्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और इन्हीं रीफ्स को हम लोग आगे चल करके देखते हैं कि ये आइलैंड्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के रीफ्स होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंगरिंग रीफ एंड एटॉल्स। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स के रूप में ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है आइलैंड, वो सबसे पहला एग्जांपल है आइलैंड का जिसका निर्माण हमने कोरल्स के जरिए होते हुए देखा है। ठीक, कोरल रीफ्स जो होते हैं ये जनरली 2 तरह के होते हैं, एक हॉर्स शू यानी घोड़े के जूते के शेप में, और उसके बाद दूसरा वाला होता है इनका एक शेप जिसको सर्कुलर शेप के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यहां हमने अभी तक अपने सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारी बारी आती है कि हम लोग इस चैप्टर को खत्म करें, यानी यहां हमारा ये चैप्टर जो है बाबू वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसके हर एक एक्सप्लेनेशन, हर एक लेक्चर समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए, तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।